नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन की, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय प्रक्रिया। ये छोटा टॉपिक रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएं, मेहनत करें, और विश्वास रखना कि सभी साथियों को, जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। देखिए, संसदीय प्रक्रिया की बात हम लोग करेंगे तो संसदीय प्रक्रिया जो है, जिसे संसदीय प्रोसीजर कह सकते हैं, प्रोसीडिंग कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कह सकते हैं, या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 98 से। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 98 से कि सर अनुच्छेद 98 में संसदीय सचिवालय का वर्णन है, जिसे पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट कहा जाता है। संसदीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट हम लोग कह सकते हैं कि सर अनुच्छेद 98 में लोकसभा का सचिवालय भी होगा, राज्यसभा का सचिवालय भी होगा। अब जो सचिवालय बनाए जाते हैं, इनका काम क्या है? अब आपको ये लगता होगा जो नेता हैं, जो सांसद हैं, ये मंत्री हैं, ये काम करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जो नए कानून बनते हैं, जो विधियां बनती हैं, जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं, ये नेता लोग बनाते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं करते। ये जो सारा चीजें होती हैं, जैसे लोकसभा में कुछ भी काम हो रहा है तो वो संसदीय सचिवालय यानी कि लोकसभा सचिवालय के माध्यम से होता है, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी होते हैं। आईएएस अधिकारी होते हैं जो पूरी नियम कानून, भ्रष्टाचार कहाँ पे होना है, करप्शन कहाँ पे होना है, किससे कितना रुपया बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कोई नेताओं को थोड़ी पता होता है। ये सब कौन बताते हैं? ये उनके मंत्री बताते हैं। ये क्या बताते हैं? उनके मंत्री बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। आई होप आप सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चल रहे होंगे। हम यहाँ पर एक स्टार्ट करेंगे। एक आर्टिकल है जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 98 से, अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सर संसदीय सचिवालय। क्या लिखा हुआ है इसमें? आप कहेंगे सर संसदीय सचिवालय। आप कहेंगे संसदीय सचिवालय। ठीक है भैया, संसदीय सचिवालय के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट कहा जाता है। ठीक है, या सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, संसदीय सचिवालय, या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट कह सकते हैं। पार्लियामेंट्री, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट। ठीक है जी। आई होप सारी चीज़ों को आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे, सभी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे। सेक्रेटरिएट की बात अगर हो रही है तो आप मुझे बता देना कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सेक्रेटरिएट की अगर बात होगी तो आप लोग बताना कि सर ये बताइए, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरिएट की बात होगी, आप कहेंगे सर ये बताएं सचिवालय, यानी कि लोकसभा में भी सचिवालय होगा, राज्यसभा में भी सचिवालय होगा, लोकसभा राज्यसभा में भी सचिवालय होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए, एक तो होता है लोकसभा में, कहाँ पर होगा? लोकसभा का सचिवालय होगा, लोकसभा में भी सचिवालय होगा, और आप कहेंगे सर राज्यसभा में भी सचिवालय होगा। कहाँ पर? राज्यसभा में भी सचिवालय होगा। यानी कि दोनों हाउसेज में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही क्या होगा? आप कहेंगे सर दोनों में ही क्या हो जाएगा? तो आप लोग मुझे बता देना कि भैया ये क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए, बहुत शानदार, यहां पर हम बात करेंगे। अब बात आती है कि सर लोकसभा सचिवालय होगा, क्या होगा जी? आप कहेंगे सर लोकसभा सचिवालय। आप कहेंगे सर लोकसभा सचिवालय हो जाएगा, और एक राज्यसभा सचिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? राज्यसभा सचिवालय। बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से हम इन चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए,
क्या हुआ, लिख क्यों नहीं पा रहा ये, यहाँ क्यों नहीं लिख रहा? चलिए यहां लिख देता हूं सचिवालय। ठीक है भैया, सचिवालय। चलिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोकसभा सेक्रेटरिएट बोलेंगे, राज्यसभा सेक्रेटरिएट बोलेंगे। अब इसमें जो एक इसका जो अधिकारी होता है, इसका अधिकारी कौन होता है? आप कहेंगे सर इसमें जो अधिकारी होता है ना लोकसभा में, उसे महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महासचिव। अब ये देखिएगा कि यही है सब कुछ जो भी है। महासचिव जिसे क्या बोलेंगे भैया? जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे सर इसे जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। आप कहेंगे सर जनरल सेक्रेटरी इसे कह सकते हैं कि सर जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? यहां भी क्या होगा, इसका जो अधिकारी होगा उसे भी हम महासचिव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महासचिव ही बोलेंगे, यानी कि जनरल सेक्रेटरी। आप कहेंगे सर जनरल सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे? जनरल सेक्रेटरी इसको हम बोल सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर जनरल सेक्रेटरी, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब ये बताइए कि सर लोकसभा में जो ये जनरल सेक्रेटरी होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आप लोगों से। नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? कि लोकसभा सचिवालय की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है? तो भैया लोकसभा में स्पीकर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्पीकर द्वारा। स्पीकर द्वारा भैया नियुक्ति की जाती है, बाय स्पीकर। और भैया राज्यसभा की अगर बात होगी, राज्यसभा में जो ये महासचिव हैं, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर किसके द्वारा? तो सभापति द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये सभापति द्वारा। सभापति द्वारा, वाय चेयरमैन। आप कहेंगे सर वाय चेयरमैन। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये सेक्रेटरी है, इसको ऊपर सेक्रेटरी लिख लेना। ठीक है, यहां पर वाय चेयरमैन। आप कहेंगे सर वाय चेयरमैन। ठीक है कि सर लोकसभा राज्यसभा में एक एक महासचिव होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा में तो भैया कौन करेंगे? आप कहेंगे सर लोकसभा सचिवालय में महासचिव की नियुक्ति होगी, जिसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर लोकसभा स्पीकर द्वारा। राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? सभापति के द्वारा। अब जो ये सचिवालय बनाए गए थे, चाहे ये लोकसभा का सचिवालय हो चाहे ये राज्यसभा का सचिवालय हो, इनकी स्थापना 1952 में की गई थी। दोनों ही सचिवालय की स्थापना कब होती है? आप कहेंगे सर इनकी स्थापना कब की गई थी, इनका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो जल्दी से बता देना कि सर 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय बनाए गए थे। क्या बनाया गया था? कि लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय बनाए गए थे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो महासचिव हैं इनको, और ये जो महासचिव हैं इनको, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर जनरल सेक्रेटरी, यहां हम बात करेंगे सर इस महासचिव को, और भैया इस महासचिव को केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है दर्जा? तो आप कहेंगे सर इन्हें जो दर्जा मिला हुआ है, जो महासचिव हैं लोकसभा राज्यसभा के, इनका जो स्टेटस है, ये स्टेटस किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये जो स्टेटस है ना, ये कैबिनेट सचिव के बराबर है। किसके बराबर है? आप कहेंगे सर कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। आप क्या बताइएगा? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे भैया? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए अब आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। याद करने का तरीका क्या है कि सर संसदीय सचिवालय की स्थापना कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 98। कि सर संसदीय सचिवालयों की संख्या कितनी है? 2। एक लोकसभा सचिवालय, एक राज्यसभा सचिवालय। कि भैया लोकसभा सचिवालय का जो अध्यक्ष है वो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा? जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? सभापति यानी कि
चेयरमैन। अब बात आती है सर, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय बने थे, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अब जो महासचिव है लोकसभा का, राज्य सचिव है लोकसभा का, राज्य सचिव सॉरी महासचिव लोकसभा और महासचिव राज्यसभा, यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, इन्हें जो दर्जा दिया गया है, ये दर्जा किसके बराबर मिला है? कैबिनेट सचिव के बराबर मिला है। कैबिनेट सचिव के बराबर जो दर्जा दिया गया, ये 1990 में दिया गया कि भैया लोकसभा के महासचिव को, राज्यसभा के महासचिव को कैबिनेट सचिव का दर्जा कब मिला है? ये किसके इक्विवेलेंट हैं? तो कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। किसके बराबर? कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। क्या यहां तक आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया? जर्नल ये सब मैंने समझाने के पर्पस से बताया है। आपके दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आता है वो यही आएगा कि सर संसदीय सचिवालय की स्थापना कौन से आर्टिकल में? खत्म कहानी। आप कहेंगे 98 में। तो इतनी बड़ी रामायण मैंने आपको क्यों पढ़ाई, इतनी बड़ी थ्योरी मैंने आपको क्यों पढ़ाई? ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक आप लोग मुझे बता दीजिए कि भैया ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर यहां पर, अब जब नई लोकसभा बनेगी, नई राज्यसभा बनेगी, तो जो संसद बैठे होंगे, जो संसद में सदस्य बैठे होंगे, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। संसद सदस्य के रूप में शपथ, आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 क्या है? तो आप लोग मुझे बताएं कि सर अनुच्छेद, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, स्थापना 1952 है भैया। ये आप 1952 नहीं देख पा रहे हैं, इसको बयान में देख रहे हैं। ये 52 लिखा है या बयान में लिखा है? मुझे लग रहा है भाई आपको बहुत समस्या है। जब आप 1952 को बयान में पढ़ रहे हैं तो फिर तो समस्या दिक्कत वाली बात है, फिर तो समस्या आपके साथ दिक्कत वाली बात है। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। अब बात ये आती है कि सर अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों की शपथ, कि सर जो संसदीय प्रक्रिया है वो तभी तो स्टार्ट होगी जब संसद में सदस्य बैठने लग जाएंगे। मान लीजिए नई लोकसभा की स्थापना हो गई, नई लोकसभा के चुनाव हो गए, 18वीं लोकसभा बनी, तो 18वीं लोकसभा के सदस्यों को शपथ भी तो दिलाई गई होगी। भले ही उन्हें बाद में मंत्री के रूप में अलग से चुना गया हो, लेकिन सबसे पहले तो उन्हें किस रूप में चुना जाएगा? तो आप क्या बताइएगा? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, ये 1982 दिख रहा है। मुझे लग रहा है फिर आपके लोगों के आंखों में चश्मा लगना जरूरी है भैया, और एक बार चेक करा लेना, आंखें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर संसद सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है जी? संसद सदस्यों को शपथ, संसद सदस्यों की शपथ का प्रावधान है, शपथ। ठीक है जी, क्या है जी? शपथ। कि कौन शपथ दिलाता है? कौन शपथ दिलाता है? आप कहेंगे सर ओथ। ठीक है, ओथ। अब आप लोग मुझे बताइए कि सर जो ओथ है, ओथ का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, पार्लियामेंट। यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, ये बताइए कि संसद सदस्यों को शपथ कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं? तो आप कहेंगे सर बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि कोई लोकसभा सदस्य चुनाव जीत कर आया, अब वो लोकसभा में बैठ जाए बिना शपथ ग्रहण किए, तो उस पर दंड लगेगा राष्ट्रपति द्वारा। चलिए यहां तक हमने पढ़ा। अब बात ये भी हो गई। अब ये इसके बाद हम बात करेंगे सर संसदीय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, चलिए सर आज आप बहुत दूर दिख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा स्टूडियो बड़ा है, इस कारण मैं आपको ऐसा लग रहा होगा, इस कारण मैं आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर आती है कि सर अनुच्छेद 108 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 108। अब संसदीय प्रक्रिया से संबंधित ही आर्टिकल हम पढ़ेंगे कि सर अनुच्छेद 108। अब आप लोग मुझे बताइए क्या ये चीजें मैंने आपको बताई हैं? चलिए
सारी चीज लिखो भाई, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, उम्मीद है आप लोग लिखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। आप कहेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन की अगर बात होगी, संयुक्त अधिवेशन, मुझे बताइए आप लोग भैया, बहुत प्यार से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो बच्चे हैं वो कभी कभी ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो है एंजॉय करने के पर्पज से क्लास में जो है एक दो कमेंट करने लग जाते हैं कि सर ये आपने 1952 को 1982 क्यों लिखा है, आप 1952 को 1992 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे लग रहा है क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं वो, क्योंकि लिखा हुआ जरूर सही है लेकिन उन्हें क्लास डिस्टर्ब करनी है तो वो ये चीजें बोलते हैं, अधिवेशन। अब बात करेंगे सर ज्वाइंट सेशन ऑफ, ये भी पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों बुलाया जाता है, कौन भैया बताएंगे, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जल्दी से बता दीजिए कि भैया जब कभी भी साधारण विधेयक पर तो आप मुझे बताइए कि सर जब कभी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में आपस में मतभेद ना हो तो हम क्या कहेंगे सर, चीफ सेक्रेटरी को मुख्य सचिव बोलते हैं, मुख्य सचिव, जैसे कि प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव है, तो वो मुख्य सचिव हो जाते हैं, वो सरकारों के मुख्य सचिव हो जाते हैं। कैबिनेट सचिव का मतलब है जो भारत सरकार का सचिव होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पद होता है सिविल में, भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविल मामलों में सबसे बड़ा पद होता है कौन सा, कैबिनेट सचिव। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर ये कब बुलाया जाता है, जब साधारण विधेयक पर, आप कहेंगे सर जब साधारण विधेयक पर, विधेयक आप जानते होंगे, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, आप कहेंगे जब ऑर्डिनरी बिल पर। ठीक है जी, ऑर्डिनरी बिल पर क्या हो, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो, किसमें, लोकसभा एवं राज्यसभा में क्या हो भैया, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो, मैं क्या हो भैया, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो। ठीक है, क्या हो, मतभेद, समझ गए आप लोग, मतभेद यानी कि डिस्प्यूट हो, क्या हो भैया, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, कि सर जब कभी भी कोई विधेयक बहुत ज़रूरी हो, ऐसी स्थिति में अगर वो लोकसभा राज्यसभा से पास ना हो पाए तब भैया इसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसको भैया बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन को, बाय प्रेसिडेंट। चलिए अब जब राष्ट्रपति ने इसको बुला लिया, ठीक है जी, राष्ट्रपति ने इसको बुला लिया, और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं हम, कहाँ से प्रेरित होंगे कि सर संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है ये हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे। चलिए बता दीजिए, अगर आपने तैयारी की होगी, रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है, चलिए बताइए, बता दीजिए भैया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, साधना कह रही हैं सर दहेज अधिनियम 1961, बैंक सुधार 1976, नहीं 1976 नहीं 1978 है वो। ठीक है, और आतंकवाद संबंधी 2002, गजब गजब, बहुत बढ़िया। अरे इंद्रराज यादव कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया से, गजब भैया। और कौन कौन बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, चलिए बहुत बढ़िया। असलम कह रहे हैं 3 बार बुलाया गया, बिल्कुल शानदार माय डियर। रोहित सिंह ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, कोई फ्रांस बता रहा है, कोई कनाडा बता रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना कि सर ये हमने जो हम इंस्पायर्ड हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया। आप कहेंगे सर संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अब ये हमने पढ़ी चीजें, हालांकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं एक बार। चलिए फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि सर जो जॉइंट सेशन है
इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन बनता है, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, आप कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। या लिखूं मैं लोकसभा अध्यक्ष, आप लोग ये सारी चीजें समझ जाइए, सारी चीजें समझ जाइए कि सर ये लोकसभा अध्यक्ष हम इसको कहते हैं, इसको हम स्पीकर को क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। आप कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष। अब ये बताइए कि यदि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अब्सेंट है, अगर ये अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, आप कहेंगे सर राज्यसभा का उपसभापति। आप क्या बताइएगा कि सर यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तब राज्यसभा का उपसभापति कौन, उपसभापति। आप कहेंगे सर उपसभापति। ठीक है भैया, उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन, आप इसको कह सकते हैं सर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा का उपसभापति भी अब्सेंट हो तब आप क्या कहेंगे भैया, बता दीजिए। यहां पर हमने पढ़ा कि सर ये अगर अनुपस्थित है, इसके अब्सेंट में आप लोग एक चीज और लिखना कि सर यदि ये अब्सेंट है तब डिप्टी स्पीकर, तब कौन, आप ऐसे लिखना कि सर जब, यहां पर हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि सर ऐसे आप लोग लिखिएगा कि जब लोकसभा अध्यक्ष अब्सेंट हो तब डिप्टी स्पीकर, तब कौन, डिप्टी स्पीकर। इधर है जगह, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, आप कहेंगे सर डिप्टी स्पीकर। ठीक है, यहां पर नहीं आ रहा है ये, चलिए इसको तो आप समझ ही गए होंगे, मैं स्पीकर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं स्पीकर की बात कर रहा हूं, तो लोकसभा लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो आप कहेंगे यदि लोकसभा अध्यक्ष अब्सेंट है, यदि ये अब्सेंट है तब कौन करता है, तब डिप्टी स्पीकर, तब डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को उपाध्यक्ष कहते हैं। और यदि ये अब्सेंट है तब कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लोकसभा में उपाध्यक्ष बोला जाता है, राज्यसभा में सभापति बोले जाते हैं, उपसभापति बोले जाते हैं। कि सर अध्यक्षता करेगा स्पीकर, यदि स्पीकर अब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष अब्सेंट है तब राज्यसभा का उपसभापति। कौन, राज्यसभा का उपसभापति। चलिए, हाँ जी अंजलि मेरी प्यारी बहन, अब ये बताइए क्या मैं इसमें आपको कहानी पेज भरवाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे होंगे कि ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं मेरी बहन, या 12th के पेपर चल रहे हैं, जितनी कॉपियां आप भरेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ पर तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सर ये बताइए कि कैसे हमें पढ़ना है। कि ये अधिवेशन बुला लिया, अब अध्यक्षता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि ये अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अध्यक्षता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो हमने ये भी पढ़ा था और मैंने बताया था कि अनुच्छेद 118 क्लोज 3 में, 118 क्लोज 3 ये कहता है, ये क्या कहता है, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि भैया अनुच्छेद 108 बिल्कुल अजय कुमार, हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है कि आप भी इंसान मैं भी इंसान, हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, लेकिन बेटा मैं हमेशा से, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको हर वो पॉइंट, हर वो फैक्ट दूं जो आपके एग्जाम में आता हो। ठीक है, और मेरा जो पॉइंट या जो फैक्ट होता है वो बेटा ये भी आप याद रखना, वो वेरीफाइड रहता है। डेटा यहां पर गलत नहीं होगा, यहां पर फैक्ट गलत नहीं होगा, या थ्योरी गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझ गए। यहां पर मैंने इसलिए लिखा कि इधर जगह नहीं बच रही थी, तो लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर लिखते हैं, तो लिखने की अगर आपके पास जगह हो तो लिख लो उसको। चलिए, अब तक ये कितनी बार बुलाया गया है, आप कहेंगे सर संसद का संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया है, तो ज्वाइंट सेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया है, तो आप कहेंगे 3 बार। पहली बार कब बुलाया था, 1961 में, जब दहेज से संबंधित मामला था। किससे संबंधित मामला था, आप कहेंगे सर दहेज संबंधी। ठीक है, दहेज से संबंधित कोई मामला था, दहेज से संबंधी
मामला था, ठीक है, यह संबंधित मामला था। दहेज डॉवरी, डॉवरी से संबंधित मामला था, 1961 में बुलाया गया था। दूसरी बार भैया कब बुलाया गया, 1978 में, जब बैंकिंग सेवा से संबंधित मामला था, ठीक है, बैंकिंग, आप कहेंगे सर बैंकिंग, बैंकिंग सेवा से संबंधित कोई मामला था, बैंकिंग सेवा से संबंधित मामला था, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे तीसरी बार कब बुलाया गया, 2002 में। कब बुलाया गया, 2002 में, कि आतंकवाद से संबंधित मामला था। किससे, आतंकवाद से संबंधित मामला था, ठीक है, आतंकवाद से संबंधित मामला था, तो अब तक 3 बार बुलाया गया है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो मुझे बताएं। चलिए आगे बात कर लें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चलिए बहुत बढ़िया। अब अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 में भी हमने ये पढ़ लिया, हमने अनुच्छेद 118 में ये पढ़ लिया। चलिए, हाँ जी, अनुच्छेद 118 में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। अनुच्छेद 120 अब हम पढ़ेंगे कि सर आर्टिकल 120 क्या कहता है, कि सर संसद में जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी वो उस भाषा का जो प्रावधान है कौन से आर्टिकल में है, आप कहेंगे 120, यानी कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आप कहेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या हो जाएगा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है जी। कि पार्लियामेंट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे सर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी का ही तो प्रयोग होता है भैया, अंग्रेजी हिंदी, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट में अंग्रेजी का प्रयोग होता है, हिंदी का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है जी, तो आप कहेंगे सर इसमें हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि कोई सांसद संसद में अपनी मातृभाषा में कोई विचार देना चाहता है, बोलना चाहता है, तो वो दे सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। लोकसभा में तमिलनाडु से कोई व्यक्ति अगर तमिल में बात करना चाहता है, तेलुगु में बात करना चाहता है, तो वो पहले स्पीकर से परमिशन लेगा, राज्यसभा में सभापति से परमिशन लेगा, किससे, राज्यसभा से परमिशन लेगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 121 क्या कहता है, संसद में एक प्रावधान और लिखा हुआ है, अनुच्छेद 121, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भैया जो भी जज होंगे, जो भी जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर संसद में कोई डिबेट नहीं की जाएगी, ठीक है जी। आप कहेंगे सर जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, जजेस, न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर के कर्तव्य, ठीक है जी, कर्तव्य, कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज ऑफ जजेस, आप कहेंगे सर ड्यूटीज ऑफ जजेस, कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, इन जजेस को लेकर भैया के कर्तव्यों को लेकर क्या होगा, कर्तव्यों को लेकर, कर्तव्यों की चर्चा, की चर्चा, चर्चा आप समझ रहे हैं, डिबेट, चर्चा का मतलब होता है डिबेट, डिबेट संसद में नहीं की जाएगी, संसद में चर्चा, चर्चा संसद में नहीं की जाएगी, में नहीं की जाएगी। मान लीजिए किसी जज ने कोई फैसला दिया, उसके फैसले को लेकर संसद में डिबेट नहीं होगी कि इन जज ने जो है फैसला गलत दिया या सही दिया या नहीं दिया, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या है जी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। जजों के कर्तव्यों को लेकर संसद में कोई भी बहस नहीं होगी, ठीक है जी, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। अब एक बात और आती है कि सर ये बताइए अनुच्छेद 122 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 122 क्या कहता है, अनुच्छेद 122 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 122 कहता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो भी कार्यवाही होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, जो प्रोसीजर होगा, उसकी वर्किंग को लेकर, कार्यवाही को लेकर न्यायालयों में डिबेट नहीं होगी, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर संसद की कार्यवाही को लेकर,
संसदीय कार्यवाही, आप कहेंगे संसदीय कार्यवाही। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, शायद हो सकता है आपने ये आर्टिकल पढ़े भी ना हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सर उपसभापति अब्सेंट हो तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है कि अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, उपसभापति भी ना हो, कि तीनों ही गायब हो जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप कहेंगे संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही। चलिए संसदीय कार्यवाही यानी कि वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, वर्किंग ऑफ, या पार्लियामेंट्री वर्किंग कह लें या वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट कह लें कि सर पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही या संसदीय कार्यवाही, बात एक ही हो गई, पार्लियामेंट। ठीक है, या पार्लियामेंट्री वर्किंग कह सकते हैं या प्रोसीडिंग कह सकते हैं। पार्लियामेंट, संसदीय कार्यवाही की जांच, क्या होगा जी? जांच या बहस, बहस डिबेट न्यायालयों में नहीं की जाएगी, डिबेट न्यायालयों द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है जी, न्यायालयों यानी कि कोर्ट्स द्वारा नहीं की जाएगी, न्यायालयों या कोर्ट्स द्वारा नहीं की जाएगी, द्वारा नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। चलिए बता दीजिए, आज का चैप्टर थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को, मैं मान रहा हूं, क्योंकि ऐसे आर्टिकल हैं जो हमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, जो हमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, तो ये थोड़े से टफ तो लग सकते हैं, थोड़े टफ जरूर लग सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, किसी को कोई यहाँ तक आपत्ति हुई हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। चलिए अनुच्छेद 121 कहता है कि न्यायालयों ने यदि कोई निर्णय दिया, न्यायालय में न्यायाधीशों ने यदि कोई निर्णय दिया तो वह निर्णय भैया उसको लेकर संसद में कोई भी बहस नहीं होगी कि उन्होंने ये ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में ब्रज और अवधि अवधि भाषा में बोलने की छूट दी गई है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं ना, वो अगर आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भाषा में बोलने की छूट, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, राजभाषा का नहीं, राज्यसभा का नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई बहस चल रही थी, तब जो है कहा गया था कि भाई योगी जी के द्वारा कहा गया था कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में बयान दे सकता है, तो उसके लिए पहले भैया परमिशन ली गई थी सतीश महाना जी, जो कि अध्यक्ष हैं उनसे। ठीक है जी, पिंक कलर से ना लिखूं, ओके नहीं लिखूंगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब मुझे बताएं किसी को कोई यहाँ तक आपत्ति हो तो, किसी को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो फिर मुझे यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बात कर, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, गजब। हाँ जी, 2001 नहीं 2002 है भैया, 2002 है। आतंकवाद से संबंधित मामला था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर, ये बताइए कि सर प्रश्नकाल कब से कब तक होता है संसद में? जो प्रश्नकाल है कि सर संसद में जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल आप मुझे बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन आर, आप मुझे बता सकते हैं सर क्वेश्चन आर क्या है? चलिए बता दीजिए, बहुत बढ़िया। कि सर बगल हो जाऊं, बगल तो मैं था ही, लिख लीजिए। अच्छा मैं ये दिख नहीं पा रहा था आपको, चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अभी तो इसका आपने लिख ही लिया होगा, इतना बड़ा सेंटेंस भी नहीं था। अब आप कहेंगे सर प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर, इसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर क्वेश्चन आर कहा जाता है, प्रश्नकाल। ठीक है, क्वेश्चन आर कहा जाता है। अब ये कब से कब तक होता है? आप कहेंगे सर 11 AM से लेकर 12 PM तक रहता है। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है। अब प्रश्न काल में जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न होते हैं? तारांकित, तारांकित प्रश्न। ठीक है जी, तारांकित प्रश्न का क्या मतलब है? ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर तारा बना रहता है, स्टार बना रहता है, तो इन्हें स्टार्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इन्हें स्टार क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, स्टार क्वेश्चन या स्टार्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग भैया लिख लें
कि सर ये बताइए, अब इसमें तारांकित प्रश्न का क्या मतलब है। ऐसे क्वेश्चन यहां पर मैं लिखता हूं कि सर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा, देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है तारांकित स्टार क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिसमें स्टार बना होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन या ऐसे प्रश्न ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन प्रश्न जिन पर क्या बना रहता है, जिन पर स्टार बना होता है। क्या बना होता है जी, आप कहेंगे सर स्टार। स्टार स्टार कैसे बनाते हैं, ऐसे स्टार बना होता है। ठीक है जी, क्या होता है, स्टार बना होता है। चलिए, बना होता है। अब ये कौन पूछ सकता है, तो आप कहेंगे सर स्टार प्रश्न जो हैं ये भैया संसद में किसी भी सदस्य के द्वारा, संसद सदस्य के द्वारा पूछे जा सकते हैं। इन तारांकित प्रश्न का स्टार क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर कैसे दिया जाता है कि सर इन तारांकित प्रश्न का आंसर कैसे दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। ओरल या मौखिक, आप कहेंगे मौखिक रूप से मुंह से बोलकर ही इसका आंसर दिया जाता है, लिखित में आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, 0R भी लिखवाऊंगा अभी, पहले भैया प्रश्नार्थ तो लिख लो। पता है क्या, जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आर्टिकल क्यों छोड़ रहे हो, वो मेरी मर्जी है शायद। अरे मैंने आपको बताया बच्चे, मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा, जिस चैप्टर में जो आर्टिकल आएंगे मैं वही तो पढ़ाऊंगा। अब ऐसे तो 395 आर्टिकल हैं और लगभग काउंटिंग के हिसाब से 470 हैं, तो क्या मैं 470 आर्टिकल सीक्वेंस में कराऊं? फिर चैप्टर का क्या मतलब है, फिर भाग का क्या मतलब है, पार्ट्स का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, आप कहेंगे सर ये बताइए, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल भैया, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अब और इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, एक चीज और हम इसमें ऐड करते हैं भैया। इसमें एक चीज और ये है कि इसमें अधिकतम कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों में अधिकतम, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाते हैं भैया 20। कितने क्वेश्चंस, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। कितने, 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। अब 5वां पॉइंट लिखना, किन क्वेश्चन को पूछने की जो सूचना है, ये सूचना कितने दिन पहले स्पीकर को देनी होती है। सूचना स्पीकर को कितने दिन पहले दी जाती है, स्पीकर को 15 दिन पहले, सूचना स्पीकर को 15 डेज पहले देते हैं। ठीक है, 15 दिन पहले। मान लीजिए मैं संसद में सदस्य हूं और मुझे कोई प्रश्न पूछना है, तो मैं स्पीकर को 15 दिन पहले सूचना दूंगा, जी मुझे ये प्रश्न पूछे जाने हैं, मुझे ये प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए दूसरा, अब ये तो हो जाता है 1, तारांकित प्रश्न जो है ये हो जाता है जी पहला प्रकार। अब आता है जी दूसरा प्रकार। अब यहां पर आता है जी सेकंड में अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न का क्या मतलब है, अनस्टार क्वेश्चन, जिनके ऊपर स्टार नहीं बना होता, अनस्टार्ड कह सकते हैं इसको। यहां पर आप चाहे ना तो इसको स्टार, या भैया इसको ऐसे भी लिख लेना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी लिख लेना, इसको लिखना अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चंस, अतारांकित प्रश्न। अब इसमें क्या होता है कि सर इसका जो आंसर है, ये आंसर कैसे लिया जाता है, तो इसका आंसर दिया जाता है लिखित में, कि सर इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर संबंधित मंत्री इसका उत्तर या आंसर कैसे देगा। यहां पर तो ओरली दे दिया जाता है मुंह से बोलकर, लेकिन यहां पर लिखित में दिया जाता है।
यहां पर मंत्री के द्वारा उस क्वेश्चन का आंसर लिखित या रिटर्न में देना होता है। कैसे देना होता है? आप कहेंगे सर रिटर्न में देना होता है। कैसे देना होगा? लिखित रूप में देना होगा, रिटर्न में देना होगा। बिल्कुल विकास, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप एक बार ना किताब खोलकर देख लेना, उसमें बाकायदा एक एक चावल अलग है, उसमें एक एक चावल को बड़ा सजा के रखा गया है, उसमें सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार खोल के देखना। दाल आटे का पता तभी चलता है, तभी पता चलता है। अनुपूरक प्रश्न ऐसे हैं जिनको पहले से ही पूछ लिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन है पूछ लिया जाएगा, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये हुआ दूसरा प्रकार। ये क्या हुआ? दूसरा प्रकार। मुझे लग रहा है या तो पॉलिटी जो बच्चा एक आध कह रहा है ना कि सीक्वेंस में कोई आर्टिकल्स क्यों नहीं है, वो पहली बार पढ़ रहा होगा, या भैया फिर वो जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछता है। अरे भैया जो आर्टिकल जिस चैप्टर में आएगा मैं उसी में ना पढ़ाऊंगा, मैं उसी में तो पढ़ाऊंगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल थे, राष्ट्रपति में करा दिए। संसद से संबंधित है, संसद में करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अनुपूरक को अनुपूरक ही बोलते हैं। चलिए यहां पर बात आ जाती है सर अल्प सूचना। आप कहेंगे सर अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो बिना सूचना के या कम या लिटिल इंफॉर्मेशन कह लें, अल्प सूचना कह लें, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि सर जो अल्प सूचना के प्रश्न हैं इन्हें पूछने के लिए हमें 10 दिन पहले, 10 डेज पहले ही स्पीकर को सूचना देनी होगी। 10 दिन पहले ही क्या करना होगा? 10 दिन पहले स्पीकर को सूचना देनी होगी संसद में कि जी मुझे ये प्रश्न पूछना है। अगर आप संसद के सदस्य हैं तो आपको 10 दिन पहले, 10 डेज पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, कि मुझे ये प्रश्न पूछना है। अब इनका जो उत्तर होगा, इनका उत्तर आंसर मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि मंत्री लिखित में दे या ओरली दे। ठीक है जी। अब ये डिसाइड करेगा अध्यक्ष कि भाई इसका आंसर जो है वो मौखिक मिलेगा या लिखित में मिलेगा। मंत्री इसका उत्तर लिखित में दे या मौखिक दे। मौखिक कह सकते हैं, ठीक है, मैंने मौखिक ही लिखा ना, मौखिक नहीं होता, मौखिक होता है, मौखिक। ठीक है, मौखिक या आप कह सकते हैं लिखित। ठीक है, लिखित। रिटर्न या ओरल, ये डिसीजन किसका होता है कि भैया लिखित में उत्तर मिलना चाहिए या ओरली उत्तर मिलना चाहिए? ये भैया जो डिसीजन होता है, यह डिसीजन होता है किसका? अध्यक्ष का। किसका? अध्यक्ष का। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया। एक और मैं आपको बता देता हूं कि सर 0R तो हम पढ़े ही नहीं। 0R क्या होता है? आप कहेंगे सर 0R, 0R क्या होता है? शून्य काल। आप कहेंगे सर शून्य काल, तो आप कहेंगे प्रश्न काल के ठीक बाद। यहां क्यों नहीं लिख पा रहे हैं हम? यहां लिख ले रहे हैं। यहां हम लिखते हैं जी शून्य काल या 0 काल, शून्य काल या 0R, शून्य काल या भैया इसको 0R। ठीक है जी, आप लोग ऐसे लिखना 0R। इसका जो समय है वो 12 PM से लेकर 1 PM का है, लेकिन ये जो तिथियां हैं ना, ये जो टाइम है, ये कहीं तो 12 से 12:30 भी दिखाया गया होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म हुआ, अब मैं इसके क्वेश्चन कराने थे। चलिए इसके क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो मैं प्रयास करूंगा कि कल आधे घंटे इसके संसद के क्वेश्चन कराऊं, लेकिन फिर हमारा दूसरा चैप्टर रह जाएगा। मैं ग्रुप में डाल दूं इस प्रश्न के सारे जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूं क्या? बताएं। बाकी सैटरडे में तो मैं देता ही हूं आप लोगों को। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। ये था हमारा भैया। अब हम कल पढ़ेंगे महान्यायवादी, कल हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।